हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस पार्ट 3 की अगली ऑनलाइन क्लास है और अपन ने ऊन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज अपन रेशम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेशम, जिसको इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, कहते हैं ना सिल्क साड़ी, वैसे रेशम की साड़ी। तो रेशम और सिल्क मतलब एक ही चीज़ होता है कि रेशे भी जीवन जानतव रेशे होते हैं। ये भी जीवों से मिलते हैं, अपन को जंतुओं से मिलते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम के कीट एक जानवर का नाम है जिसको रेशम कीट कहते हैं, और ये रेशम के धागों को बनाकर अपन को देते हैं, ठीक है। मतलब बनाते हैं जिनसे अपन निकाल लेते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और इनका पालन भी होता है। रेशम के कीट बड़ी मात्रा में पाल लिए जाते हैं ताकि इनसे फिर धागे मिल जाए, अपन को फाइबर मिल जाए जिनसे आगे जाके कपड़े बनाए जा सके। तो इस पालन को रेशम कीट पालन भी कहा जाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी जी से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशम की साड़ियों के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे रेशम की साड़ी कैसी होती है, ठीक है। इससे पहले कि हम रेशम से प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीव चक्र के बारे में जानना आवश्यक है कि कैसे वो जीवन करता है। रेशम जो कीट होता है वो उसका जीवन कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती है। मादा रेशम होती है एक जैसे बटरफ्लाई की तरह होती है, बटरफ्लाई या मधुमक्खी की तरह होती है जो अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है। लार्वा एक लिक्विड का नाम है जिसमें से जैसे अपने मकड़ी के मुंह से निकलता है ना, जो आगे जाके जाली बना देता है, वैसा लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। इस लार्वे में इनके बच्चे होते हैं जिसको रेशम कीट या कैटरपिलर कहते हैं, झिल्ली। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। और जब ये लार्वा निकलता है जिसमें झिल्ली होता है बच्चा, तो जब अगली अवस्था में चला जाता है तो क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में इसका अलग अलग नाम होता है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे स्थान पर बने रहने में सहायता करता है। और अपने चारों तरफ एक, जैसे मकड़ी जाल बनाती है वैसे अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है, खुद को लपेट लेता है उस जाल में ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले। फिर यह अंग्रेजी 8 संख्या ऐसे 8 बनाता है के रूप में अपने सिर और एक सिर से दूसरे सिर तक चलते जाता है। मतलब ऐसे 8 बनाते हैं, जैसे ऐसे 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 होता है ये। जिससे क्या होता है, इसके मुंह से लार्वा निकलता है जिससे चारों तरफ धागे बनते जाते हैं और धागों में लिपट जाता है, यानी मुंह से धागे निकलते हैं। सिर की गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख कर रेशम बन जाता है। तो इसके मुँह से एक पदार्थ निकलता है जो प्रोटीन से बना होता है, जो आगे जाके रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। और जब वो प्यूपा बन जाता है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, कोकून। कि एक रेशम का कीट जो धागों से लिपटा हुआ है अपने अंदर और अंदर ही वो उग रहा है, अपने शरीर की वृद्धि कर रहा है, उस अवस्था को कोकून कहते हैं। कीट के इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है और आगे अपने फिर उसी के अंदर कोकून, उस कवरिंग, धागों की कवरिंग के अंदर ही वो उगता रहता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना, और इसका धागा इतना मजबूत है, जैसे आप स्टील का तार बना लो इतना मजबूत इसका धागा होता है। देखो ये फ़ोटो दे रखी है, ये मादा रेशम होती है, सॉरी मादा कीट होती है। तो ये अंडे देती है पत्तियों पे, फिर ये पत्तियों में से ऐसे छोटे छोटे वो निकल जाते हैं रेशम कीट। अब ये क्या करते हैं, ऐसे 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 लटों की तरह मुड़ते हैं, तो इनके मुँह से एक रस निकलता है जिससे ये चारों तरफ धागे में लपट जाते हैं। तो ये कहलाता है कोकून। अब इसके अंदर ही कुछ ऐसा होता है, देखने पे देखें तो, और अंदर ये एक कीट में बदलता रहता है, इसके पंख आ जाते हैं और बाहर इसके चारों तरफ धागे जो रेशम के रेशे होते हैं वो लिपटे हुए होते हैं, और इन रेशों को अपन निकाल कर रेशम का कपड़ा बनाते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट से, जो कोकून से अपन को जो रेशे मिले उसी से रेशम का धागा बनता है, जो मैंने भी बताया आपको। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न भिन्न होता है। तो अलग अलग तरह के कीट पाए जाते हैं रेशम, इसके भी रेशम के, जो अलग अलग तरह का रेशम का धागा देते हैं, जो चिकनाहट में, चमक में और मजबूती में अलग अलग प्रकार के होते हैं। टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त की जाती है। तो अलग अलग तरह की रेशम बाज़ार में मिलती है। टसर रेशम जो अलग तरह की रेशम कीट से मिलती है, मूगा रेशम, कोसा रेशम भी ऐसे अलग अलग तरह के रेशम कीटों से प्राप्त होती है।
सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, सबसे सामान्य जो अपने बाज़ारों में मिलता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, काफ़ी लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन आता है शहतूत रेशम कीट, जो रेशम देता है, जिसको शहतूत रेशम कहा जाता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत में बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अच्छा रेशम का उत्पादन करता है और भारत में पिछले काफ़ी सैकड़ों सालों से रेशम का उत्पादन किया जाता रहा है। कई लोग इससे अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोकून से रेशम कैसे बनाते हैं। कोकून जो अपन को इसके रेशम कीट से मिलता है, उससे रेशम का कपड़ा कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है, एक बार में एक नहीं देती, बहुत सारे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो ये जो भी अंडे देती है इनको कपड़ों पे या पट्टियों पे, कपड़ों या कागज़ की पट्टी पे इकट्ठा कर लेते हैं और वे किसान जो रेशम कीट का पालन करते हैं, जो कोकून बनाते हैं, जिनका धंधा ये, उनको बेच देते हैं। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप और आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। इनको अच्छे वातावरण में रखते हैं ताकि अंडे अच्छे से पक जाएं और इनसे फिर रेशम कीट के बच्चे बनने लगें। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो देखो ये अब इनको क्या करते हैं, जब शहतूत का पेड़ होता है उसकी पत्तियां जब नहीं आती उस टाइम पे इनको गर्म वातावरण में रखते हैं ताकि अंडे फूट जाए और इनसे लार्वा निकल जाए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे निकलते हैं वो शहतूत की पत्तियां खाते हैं। तो ये उसी टाइम पे किया जाता है जब शहतूत की नई पत्तियां आएँ और फिर इनके आसपास में शहतूत की पत्तियां डाल दी जाती हैं, जिसको एक निरंतर खाते रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। देखो ये शहतूत का पेड़ और ये शहतूत की पत्ती होती है। ठीक है, तो ये खाते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे फिर अंडे क्या बनते हैं, कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से एक जो नर मादा कीट होता है वो बहुत सारे अंडे देती है। इनको क्या कर लेते हैं, कागज़ में ले लेते हैं। फिर जब ये इनमें से लार्वा निकल के फूट जाता है तो उनको फिर शहतूत की पत्तियों पे छोड़ देते हैं। इन पत्तियों को खाते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी काटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख देते हैं। बांस की ट्रे बना देते हैं जिसमें लार्वा को तय पत्तियों के साथ रख देते हैं। तो ये 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते। कैटरपिलर मतलब जो बच्चे हो गए, कीट के बच्चे हो गए, जो खाना बंद कर देते पत्तियों को और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। बांस की जो छोटे छोटे छेद होते हैं ऐसे खुली जगह में नहीं बनाते, उसके अंदर चले जाते हैं और घूमते रहते हैं और ऐसे घूम घूम के अपने चारों तरफ धागों को, मतलब खुद को धागों से लपेट लेते हैं, जिसको फिर जब लपेट लेते हैं तो वो जो बन जाता है वो अपना चीज़, उसको क्या बोलते हैं, कोकून, यानी कोकून बना लेते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं, टहनियों से जुड़ जाते हैं, खुद को मतलब सपोर्ट देकर फिर वो अपने चारों तरफ कोकून बना लेते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता रहता है, जिसके अंदर वो जो कैटरपिलर वो बड़े होते जाते हैं और बाहर धागों की परत होती है जिसको अपन कोकून कहते हैं। अब आता है रेशम का संसाधन, रेशम कैसे उससे निकाला जाता है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाल लिया जाता है या भाप में रखा जाता है। तो फिर उन कोकूनों को क्या करते हैं, तो उबाल लेते हैं, धूप में रख देते हैं, भाप में रखते हैं, जिससे अंदर के तो जो वयस्क है वो तो मर जाता है और क्या करता है, बाहर का जो धागा है उसको वो अलग हो जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब जो रेशे निकल गए, मतलब जो अंदर पल रहा था वो तो मर के साइड में हो गया, उसको तो मार देते हैं और जो बाहर की जो कवरिंग थी उस कवरिंग को, परत को ले लेते हैं और उसमें से धागे जो निकलते हैं उससे फिर धागे बनाए जाते हैं। छोटे छोटे जो रेशे निकलते हैं उनसे धागे बनाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकाल लेती है, कोकून में से धागों को निकाल लेती है, कचरा अलग कर देती है वैसी मशीन।
फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त, कताई करता मतलब इनको कंघी की जाती है और छोटे धागे अलग बड़े धागे अलग, और फिर इससे रेशम का धागा बनता है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से फिर वस्त्र, साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो क्या समझ में आ गया तक? तो बच्चों अपना चैप्टर यहीं तक था। आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया यहाँ पे, और अगले पार्ट में अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे जिनको आपको पीडीएफ से कॉपी में करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।